गुड मॉर्निंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने LLB फाइनल ईयर थी उसकी जो सीरीज स्टार्ट की थी कुछ महीने पहले, उसको हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। मैंने लगभग करीबन 5 वीडियोज अपलोड भी कर दी थी, लेकिन उससे आगे नहीं की थी क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा था, इसलिए भी, और कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज भी थे। और दूसरी बात ये, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, शेयर किया करें, लाइक, और आपका जो भी रेस्पॉन्स है अच्छा बुरा उसको आप कमेंट में कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे नॉलेज में रहता है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है या मुझे क्या और बेटर देना है आपको, और ये चीज़ें हैं तो आप उसमें कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, और जिससे आप मुझसे और मैं आपसे कनेक्ट रह सकूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वीडियो का वो ये है, आज हम 6th वीडियो अपनी उसमें बताएंगे कि स्वीकृति एवं संस्वीकृति की परिभाषा व इसमें अंतर क्या है। यानी स्वीकृति को हम एडमिशन भी बोलते हैं और संस्वीकृति को कन्फेशन भी बोलते हैं। जैसे बात होती है ना एडमिसिबल, जो उस तरीके से, तो हम यहाँ पे स्वीकृति और संस्वीकृति को दोनों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके मेन पॉइंट जो हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें आज सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे परिचय। उसके बाद स्वीकृति के बारे में देखेंगे, स्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति के प्रकार क्या हैं, इसके बाद में प्रभाव व कौन इसको कर सकता है, स्वीकृति के क्या प्रभाव रहते हैं और कौन इसको करता है स्वीकृति को। इसके बाद हम 5th पॉइंट पे देखेंगे कि स्वीकृति क्या है। देखिए अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन। 6th पॉइंट अपना हुआ है संस्वीकृति के प्रकार क्या हैं, और 7th है आपका प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति है और प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं है। और जबकि आपका 8th पॉइंट है वो है कि संपूर्ण संस्वीकृति पर विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय में है कि देखिए नॉर्मली देखा जाए तो अपराध की स्वीकृति या संस्वीकृति के बाद अपराध को साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं इसको समझाने से पहले एक चीज और बता दूं, काफी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो जो भी लिख देते हो उसको केवल पढ़ते हो। तो देखिए अगर मैं जितने भी लेक्चर बनाता हूं अगर आपको इस तरह से नोट्स के बाद लिख के ना पढ़ाऊं तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, आपकी वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएंगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं उनको लिख दूं, लिखने के बाद नॉर्मली समझा दूं जिसको आप अपने एग्जाम में लिख के आ सको, ठीक है। तो ये है कि स्वीकृति या संस्वीकृति के बाद में किसी अपराध के संदर्भ में उसे साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। परिचय में नॉर्मली इतना ही ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वीकृति क्या है। पॉइंट नंबर 2, स्वीकृति क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वीकृति वह कथन है जो किसी तथ्य, अब कथन आपका दस्तावेजी भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। तो स्वीकृति वह कथन है जो किसी तथ्य आपका विवादक या सुसंगत भी हो सकता है। अब दस्तावेजी कथन क्या है, मौखिक क्या है, ये नॉर्मली आप जानते होंगे। अगर आपके विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य क्या ये समझ नहीं आ रहे तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। इनके बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, यानी स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो किसी तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है जो ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा और ऐसी किसी परिस्थिति में किया गया हो, उससे क्या कहते हैं, हम स्वीकृति कहते हैं। कोई भी कथन हो सकता है जो किसी तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि स्वीकृति के बारे में स्टीफन ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि स्वीकृति किसी, अब किसी का मतलब यहाँ पे पक्षकार या उसका अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति हो सकता है। तो स्वीकृति किसी द्वारा ऐसा कथन है, कथन मौखिक या लिखित हो सकता है जो किसी तथ्य, अब तथ्य आपके दो सकते हैं, विवादक या सुसंगत, ठीक है। आपको एग्जाम में तो लिखने पड़ेंगे, आप, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए केवल तथ्य लिख दिया है, किसी लिख दिया, आपको किसी की जगह पक्षकार या अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति इस तरह से लिखना पड़ेगा। कथन की जगह आपको मौखिक और लिखित लिखना पड़ेगा। तो स्वीकृति किसी द्वारा ऐसा कथन है जो किसी तथ्य के बारे में धारणा इंगित करता है।
स्टीफन के द्वारा कहा गया है कि स्वीकृति किसी द्वारा ऐसा कथन है जो किसी तथ्य के बारे में धारणा इंगित करता है। इसके हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। कैसे कि का द्वारा खा के विरुद्ध ऋण वसूली का वाद लाया जाता है। का द्वारा खा के विरुद्ध लाया जाता है और खा के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसपे लिखा हुआ मिलता है कि हाँ, खा ने का से ऋण लिया था। तो ये लिखित दस्तावेज हो गया। ठीक है, किसी कथन के बारे में प्रस्तुत एक स्वीकृति दे रहा है, तो हाँ, यहाँ ये साबित होता है कि इसमें खा की स्वीकृति थी, क्योंकि लिखित दस्तावेज पाया जाता है। इसमें एक केस भी है, चीखम कोएसरा वर्सेज सुब्बाराम। इसमें केस का क्या मतलब, इस केस में कहा गया था कि स्वीकृति जो होती है वह अंतिम व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी स्वीकृति में अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं रहती है, यानी हम कहें कि शक की गुंजाइश नहीं रहती है। पहली बात तो वह अंतिम होनी चाहिए और वह स्पष्ट होनी चाहिए। चीकम कोएसरा वर्सेज सुब्बाराम के केस में कहा गया था। हम उदाहरण एक और उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें कागज बिना देखे हस्ताक्षर करना स्वीकृति नहीं है। यानी नॉर्मली कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने कागज नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और अगर उसने हस्ताक्षर कर दिए और उसे मालूम नहीं है कागजों पे क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा, तो उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है स्वीकृति के प्रकार। तो इसके प्रकार जो है वो 3 प्रकार हैं। एक तो न्यायिक स्वीकृति, सेकंड है न्यायोत्तर स्वीकृति, थर्ड है आचरण द्वारा स्वीकृति। ठीक है, हाँ, तो पहला इसमें न्यायिक स्वीकृति, तो यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष जो स्वीकृति की जाती है, न्यायालय की जो मामला कार्रवाई चल रही होती है उसके समक्ष, उसके दौरान जो स्वीकृति की जाती है उसे न्यायिक स्वीकृति के अंतर्गत देखा जाता है। और न्यायोत्तर स्वीकृति वो होती है, यानी न्यायालय के बाहर अन्य किसी स्थान पर आकस्मिक रूप से किसी व्यक्ति को किसी भी बात की स्वीकृति देना, वो न्यायोत्तर स्वीकृति कहलाती है, यानी न्यायालय परिसर के बाहर किसी भी स्थान पर। और एक होती है आचरण द्वारा स्वीकृति की, आचरण द्वारा स्वीकृति दी जाती है, यानी कुछ ऐसे एक्शन किए जाते हैं जिससे सामने वाले इंसान को ये नॉलेज हो जाती है, मालूम पड़ जाता है कि इसके द्वारा हाँ ये कार्य किया गया है और ये इसकी स्वीकृति दे रहा है या दे रही है। इस संदर्भ में उदाहरण देख रहे थे, जो केस था मैन वर्सेज मैन का केस है। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष जार कर्म की स्वीकृति एक महिला के द्वारा कर दी जाती है, यानी डायरेक्ट नहीं कहती है, इनडायरेक्टली उसके द्वारा स्वीकृति मान ली जाती है जार कर्म की। कैसे कि इसके द्वारा अपने उसका बच्चा था, उसके कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए इसने डाले, लेकिन उन डॉक्यूमेंट में उसके पिता का नाम या पता, उसकी कोई भी डिटेल उसने नहीं दी थी। तो न्यायालय ने यहाँ पर माना कि या तो ये हो सकता है कि वो जो महिला है उसके पिता के नाम को जानती ही नहीं है, पिता के बारे में जानती नहीं है, या फिर यह है कि अपने जार कर्म को छुपाने के लिए वो इस प्रकार का कार्य कर रही है। तो यह एक अप्रत्यक्ष जार कर्म की स्वीकृति देखने को मिलती है, जो कि आचरण द्वारा स्वीकृति कहलाती है। अगला जो पॉइंट है अपना वो है, अपना जो पॉइंट है वो है कि फोर्थ, प्रभाव व स्वीकृति कौन कर सकता है, कि स्वीकृति का प्रभाव क्या रहता है, इसको कौन कर सकता है। तो प्रभाव के संदर्भ में एक प्रमुख केस है, उस केस में एक बात कही गई है कि केस है विश्वनाथ प्रसाद वर्सेज द्वारका प्रसाद। उसमें कहा गया था कि स्वीकृति का प्रभाव, स्वीकृतियां हमेशा स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध प्रभाव रखती हैं, यानी जो स्वीकृति कर रहा है उसी के विरुद्ध हमेशा प्रभाव रखती हैं। तो ये प्रभाव के संदर्भ में प्रमुख बात है, जो कि विश्वनाथ प्रसाद वर्सेज द्वारका प्रसाद के केस में कही गई थी। कौन कर सकता है, धारा 18 के अंतर्गत इसको बताया गया है कि स्वीकृति कौन कर सकता है। तो नंबर 1, एक तो पक्षकार, जो भी पक्षकार है उसके द्वारा की जा सकती है। पक्षकार का कोई भी अभिकर्ता है उसके द्वारा की जा सकती है। प्रतिनिधिक वाद में वादकर्ता द्वारा की जा सकती है। किसी बात का कोई प्रतिनिधि कर रहा है, प्रतिनिधित्व निभा रहा है, उस वाद में वादकर्ता द्वारा भी की जा सकती है। और हितबंध व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, यानी जिससे कोई भी हित उससे उत्पन्न होना, दोबारा पुनः व्युत्पन्न होना, तो उसके द्वारा भी स्वीकृति की जा सकती है। हितबद्ध का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी का हित हो, यानी मान के चलो का और खा, तो यहाँ पर का स्वीकृतिकर्ता प्रमुख व्यक्ति है, लेकिन खा का इसमें कोई इसके साथ संबंध है या कोई फायदा है, तो यहाँ पर अगर ये इसको ऑथराइज करता है तो इस हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भी स्वीकृति की जा सकती है।
अगला जो पॉइंट है अपना वो है फिफ्थ, हमारी यहाँ से संस्वीकृति स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कन्फेशन, जिसको हम कन्फेशन भी बोलते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत संस्वीकृति को बताया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में विसंगत होगी यदि उसके विरुद्ध किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि जो भी अभियुक्त है उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा या धमकी वचन द्वारा कराई गई है। यानी नॉर्मल सी बात यह है कि जो भी संस्कृति ली गई है अगर वो दंडिक कार्रवाई में विसंगत मानेगा न्यायालय उसको, कब, जब न्यायालय को ये लगेगा कि जो संस्वीकृति ली गई है वो व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप वचन जो व्यक्ति द्वारा ली गई है वो धमकी देकर या वचन द्वारा कराई गई है किसी प्रकार का, तो उस चीज को अगर उसकी स्वेच्छा से नहीं कराई गई संस्वीकृति तो न्यायालय इसको विसंगत मानेगा। और इसमें अन्य बात क्या है कि जो प्राधिकार व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान कराने के युक्ति प्रतीत होने के आधार पर देती है कि उसके करने पर वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप से या कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। यानी नॉर्मल सी बात यह है कि न्यायालय संस्कृति को विसंगत मानेगा जब उसे लगेगा कि जो भी व्यक्ति है, यानी जो अभियुक्त व्यक्ति है उससे यह संस्कृति जो है वो उसको धमकी देकर या फिर उसे किसी प्रकार का वचन लेकर ली गई है, तो इस प्रकार की विसंगत हो जाएगी। और या फिर न्यायालय को ये भी लगे कि इस प्रकार की संस्कृति, ठीक है, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी किसी प्रकार के उसके विरुद्ध फायदा या बुराई को, जो उसकी बुराई या बुराई को हटाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए या फायदा पहुंचाने के लिए ली जा रही है, तो भी इसको विसंगत मानेगा। तो आपको संस्वीकृति समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट जो इसमें वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 क्या कहती है। तो 164 के अंतर्गत संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो यह स्वीकार करता है या उसके कथन से यह अनुमान होता है कि उसने अपराध वह किया है। यानी संस्वीकृति विशेष रूप से जो व्यक्ति अपराधी होता है, किसी भी अपराध का आरोप लगा होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा उसको अपराध जिसने किया है उसको मान लेना कि यह अपराध मैंने किया है, उसे संस्वीकृति कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि केस है पकाला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर का। इसमें संस्वीकृति के संबंध में कहा गया था कि संस्वीकृति केवल यह नहीं होनी चाहिए कि अपराधी जो व्यक्ति उसने स्वीकार कर लिया है, जबकि यह होनी चाहिए कि वह जो अपराध हुआ है उसके तथ्यों के करीब पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। उस संस्कृति जो ली गई है उस संस्कृति के अंतर्गत उस अपराध के संबंध के जो तथ्य हैं वो उसमें दर्शित हो रहे हैं या नहीं, ये जरूरी हो जाता है। इसके बाद इसमें सेकंड केस ये है कि पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है उसमें संस्वीकृति कुछ तथ्य बताए थे, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था कि उसके कुछ तथ्य शामिल होने चाहिए। तो उसमें इस केस में उस तथ्यों के बारे में बताया था कैसे कि करने वाला अपराध का आरोपी हो, कि जिसने वह संस्वीकृति की है वह अपराध का आरोपी हो, आपराधिक तथ्यों की स्वीकार किया उसने और जो तथ्य हैं उसको आपराधिक तथ्य उसने स्वीकार किए हों, और साथ में ही संस्वीकृति स्वैच्छिक हो। तो ये तथ्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी संस्वीकृति के संदर्भ में। इसके बाद में नंबर 6 संस्वीकृति के प्रकार देख लेते हैं। सेम उसी तरह के प्रकार हैं जिस प्रकार से हमने स्वीकृति में पढ़े थे। नंबर 1 न्यायिक स्वीकृति, यानी न्यायालय के समक्ष ली गई है और अभियुक्त द्वारा स्वतंत्र रूप से ली गई है। जबकि दूसरी क्या है अपनी न्यायोत्तर संस्वीकृति है, जो न्यायालय के बाहर, यानी न्यायालय के जो परिसर है उससे बाहर ली गई है, व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से दी है जिसके समक्ष वह विश्वसनीय हो। लेकिन यह स्वीकृति न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति को अगर वो दे रहा है तो वह व्यक्ति भी विश्वसनीय होना जरूरी है, उसे न्यायोत्तर संस्वीकृति के अंतर्गत देखा गया है। इसके बाद इसमें केस है पंचो वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी इसके अंतर्गत न्यायोत्तर स्वीकृति को अविश्वसनीय माना जो
यानी ऐसी संस्वीकृतियों को जो न्यायालय के बाहर संस्वीकृतियां उनको अविश्वसनीय माना कब? जब पंचायत के पूर्व सदस्य से की गई हो। यानी पंचायत का कोई प्रेजेंट में सदस्य ना हो, पूर्व सदस्य, उसके समक्ष अगर संस्वीकृति की गई है तो अविश्वसनीय मानी जाएगी। घटना के 5 माह के बाद की जाती है तब भी वो अविश्वसनीय मानी जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि पूर्व सदस्य का परिचय ना होना, यानी जो पूर्व सदस्य है उसका परिचित नहीं होना, यानी जो व्यक्ति उसे संस्वीकृति दे रहा है वह व्यक्ति पूर्व सदस्य जो उसका परिचित नहीं है, तब भी अगर वह संस्वीकृति देता है तो उसे अविश्वसनीय माना जाएगा। अगला पॉइंट है अपना 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता हो, यानी इसी पूर्व सदस्य के संदर्भ में है कि जो संस्वीकृति करता है उससे 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता है तो उसे भी अगर वह संस्वीकृति देता है तो अविश्वसनीय मानी जाएगी। तो इसके कुछ पॉइंट हैं कि कब न्यायोत्तर स्वीकृति को अविश्वसनीय माना जाएगा। 7th पॉइंट अपना यह है कि प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति होती है, कि प्रत्येक जो संस्वीकृति है वो स्वीकृति तो होती है क्योंकि संस्वीकृति में स्वीकृति शामिल है, लेकिन प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसे? कि देखिए, क्योंकि जो स्वीकृति शब्द है वो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सिविल केस के सिविल मामलों में भी या सिविल बात के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। और संस्वीकृति में जो संस्वीकृति होती है उसमें स्वीकृति तो शामिल है, साथ में इसमें आपराधिक तथ्यों के बारे में किसी के द्वारा अपनी जो कार्य उसको स्वीकार करना भी शामिल होता है। तभी कहा गया है कि प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति तो होती है लेकिन प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती है। यानी हम इस प्रकार से अगर देखें तो ये आपका संस्वीकृति हो गया और इसके अंदर ये हो गया स्वीकृति, ठीक है। तो संस्वीकृति के अंतर्गत अंदर स्वीकृति है, ठीक है। अगला इसमें जो केस है वह साहू बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला। इसमें भी मुख्य रूप से यही पॉइंट कहे गए थे कि स्वीकृति जो होती है वह सिविल मामलों के अंतर्गत ज्यादातर ली जाती है या कही जाती है सिविल मामलों के अंतर्गत स्वीकृति की जाती है, जबकि आपराधिक मामलों में संस्वीकृति की जाती है। 8th पॉइंट है अपना कि संपूर्ण स्वीकृति पर विचार किया जाना, यानी संपूर्ण स्वीकृति होती है इस पर विचार किया जाना। इसके संदर्भ में क्या है कि संस्वीकृति को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए या उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर लिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। दोनों पॉइंट है, या तो संस्वीकृति को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दो या उसे स्वीकार कर लो। ऐसा नहीं है कि आपराधिक भाग को तो मान लिया जाए लेकिन वह निर्दोष बनाने वाले भाग जो है उसके जो तथ्य उनको ना माना जाए। नॉर्मल सी बात यह है कि संस्वीकृति जो होती है उसको या तो पूर्ण रूप से मान लिया जाना चाहिए या फिर उसको पूर्ण रूप से नहीं माना जाना चाहिए। केवल हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भाग जो है उसको आपराधिक भाग हैं तो उनको तो मान लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जो व्यक्ति को निर्दोष साबित करने वाले हैं उनको ना माने, ऐसा नहीं हो सकता है। यही इस पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया था। अगला जो पॉइंट है अपना 9th जो पॉइंट है वो है एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति का दूसरे सह अभियुक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक अभियुक्त की संस्वीकृति का दूसरे सह अभियुक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 धारा 30 के अंतर्गत कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है कि जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं दो अपराधी, तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य के द्वारा प्रभावित करने वाली संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा संस्वीकृति वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति सह अभियुक्त हैं एक ही मामले में
और एक दूसरे की संस्वीकृति को एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय द्वारा विचार उनके विरुद्ध हेतु अपराध को साबित करने हेतु माना जा सकता है। उन संस्वीकृति को स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देख सकते हैं, कावा खा को गा की हत्या का संयुक्त आरोपी बनाया गया। तो यहाँ पे कावा खा एक ही अपराध में लिप्त हैं, तो दोनों की संस्वीकृतियों को एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद जो अपना लास्ट पॉइंट है अंतर, यानी स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर। दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, स्वीकृति एक जाति है, जबकि स्वीकृति को एक जाति माना है, जबकि संस्वीकृति उसकी क्या है, एक उपजाति है। ठीक है, स्वीकृति क्या है, एक वृहद रूप है, क्योंकि स्वीकृति सिविल मामलों में ले ली जाती है और आपकी आपराधिक मामलों में नहीं ली जाती, लेकिन संस्वीकृति के अंतर्गत वह रहती है। तो इसलिए कहा गया है कि स्वीकृति एक जाति है और संस्वीकृति उसकी उपजाति है। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि स्वीकृति क्या है, दोनों में रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपराधिक बात आ जाती है तो उसमें वह संस्वीकृति बन जाती है। नंबर 2, सिविल मामलों में ली जाती है, जबकि आपराधिक मामलों में ली जाती है। पक्षकार, अभिकर्ता या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा स्वीकृति की जा सकती है। किसी पक्षकार, अभिकर्ता या हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति की जा सकती है, लेकिन यहाँ केवल जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसी के द्वारा संस्वीकृति की जा सकती है। करने वाले के पक्ष में होती है ये, और ये करने वाले के विरुद्ध में होती है। ये जो स्वीकृति की जाती है करने वाले के पक्ष में, जबकि ये विरोध में उसके होती है। स्वीकृति तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं होती है। स्वीकृति यहाँ पर तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं होती है, जबकि यहाँ स्वैच्छिक संस्वीकृति निश्चायक तथ्यों का सबूत माना जा सकता है। नंबर लास्ट जो अंतर है वो है, स्वीकृति दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है, जबकि साक्ष्य के रूप में यहाँ पर एक दूसरे के विरुद्ध उसे लिया जा सकता है, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में सह अभियुक्त के संदर्भ में देखा था। तो ये था आपका आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, और वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।